पहुंचा रहा है। राज्यों के पास वैक्सीन नहीं बची है। बघेल ने ये बड़ी बात कही है वैक्सीन को लेकर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की कमी है। सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ी जानकारी दी। उन्होंने चिंता जताई है कि आखिर 18+ के लोगों का टीकाकरण कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का जो नया ड्राइव शुरू होने जा रहा है उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि तमाम राज्यों के पास टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की कमी है। ऐसे में हम 18 साल से ऊपर के उम्र वाले लोगों को टीका कैसे लगवा पाएंगे। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्यों के पास वैक्सीन की कमी है। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। संकट काल में भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस एक बार फिर आगे आया है। रूस ने भारत को कोरोना महामारी से उबारने के लिए मेडिकल उपकरणों से भरे 2 विमान भेजे हैं, जो गुरुवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस से भेजी गई स्पेशल फ्लाइट में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइड मॉनिटर्स और दवाइयां शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 22 मीट्रिक टन राहत सामग्री भारत भेजी गई है, जिसे अब कोरोना से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में रवाना किया जाएगा। रूस ने यह मदद बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन कॉल के बाद भेजी। दोनों नेताओं की यह बातचीत यूं तो भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप पर आधारित थी, लेकिन इसमें दोनों देशों से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इस बातचीत के बाद पीएमओ ने बयान जारी करके कहा, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कॉल करने के लिए शुक्रिया कहा है, साथ ही भारत को मदद करने के लिए उनका आभार भी जताया है। वहीं रूस ने अपने बयान में कहा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस से निपटने में मोदी सरकार को अपना समर्थन व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत की मदद के लिए वे इमरजेंसी हेल्थ भेज रहे हैं। उधर देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। इसके लिए 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन सरकार की मंशा 1 मई से लोगों को वैक्सीन लगाने की नहीं दिख रही है। बुधवार को कर्नाटक सरकार 1 मई से राज्य में वैक्सीनेशन करने के मुद्दे पर बचती हुई नजर आई। एक प्रेस रिलीज जारी कर कर्नाटक सरकार ने कहा कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन लगाने का निर्णय राज्यों को वैक्सीन का पर्याप्त हिस्सा मिलने के बाद ही लिया जाएगा। वहीं आज भी लोगों की भारी भीड़ बेंगलुरु के वैक्सीनेशन सेंटर पर नजर आई। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि 18 से 44 साल की उम्र के नागरिकों को वैक्सीन देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में निर्माताओं द्वारा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई मिलने के बाद इन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। For the age below 45, above 45, I have already done my first course. Okay, this is the second dose. We have registered, and we are here now amidst the confusion. But a lot of people standing in a queue. Yeah, because they have given some tokens, and we are all registered for the vaccine. We got the slip also, but I don't know. और चलिए इस बीच आपको दिखाते हैं हरियाणा के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ का कोटा यहाँ है तो रेमडेसिविर में उपलब्ध हो रही है। टॉसिली की आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया है, वो बोर्ड जिसकी डिमांड को उचित समझेगा उनको वो सप्लाई की जाएगी। हमारे पास अभी सिर्फ 160 टॉसिली के इंजेक्शन हैं, लेकिन क्योंकि हर पेशेंट की इच्छा करती है, डॉक्टर के बोर्ड की सलाह के ऊपर ही हम उसको सप्लाई करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों की एक जो मुझे कठिनाई समझ में आई है कि उनके पास जितने बेड्स हैं उन्होंने उसकी सीमा को ध्यान में न रखते हुए पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू किया है। खास करके जब सब बेड्स के ऊपर वो पेशेंट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उनके पास जो सिलेंडर्स होते हैं वो सब काम में लग जाते हैं। बैकअप सिलेंडर्स का नहीं होता, इसलिए वो बार बार उनको सिलेंडर भरवाना पड़ता है। हमने अपना शेड्यूल जो है वो 24 घंटे में पूरी जितनी भी कोटा है सब जगह का वो पहुंचे, तो यहाँ पर हमारे ड्रग कंट्रोलर जो है उसको सारे को सप्लाई करते हैं, कमी नहीं आती है। सिर्फ बार बार सिलेंडर भरवाने की जो कठिनाई है वो जो कि फिलिंग स्टेशन जो एक है वहाँ पर ये थोड़ा समस्या आती है, फिर भी उसमें से पूरी सप्लाई हो रही है। किसी को सिलेंडर यानी गैस के बिना कोई कठिनाई नहीं आने दी हमने। सर, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो बिना उनको कोविड का इलाज करने की परमिशन नहीं है। पानीपत का ये हाल ही का मामला जो है वो
सामने आया। इस तरीके प्रदेश में बहुत से हॉस्पिटल हैं, उनको चेक करने के लिए और उन पर नकेल कसने के लिए क्या आज हमने एक लेटर लिख दिया पूरे प्रदेश में कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं बिना परमिशन के कोई भी कोविड के पेशेंट को एडमिट नहीं करेगा। अगर कोई कोविड के पेशेंट को बिना परमिशन के, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका, वो अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, खास करके जो छोटे। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, वो राज्य में ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की उपलब्धता पर चर्चा इस समय कर रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। गुरुवार सुबह मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। हालांकि सेंटर पर अभी भी वैक्सीन की कमी है। सुबह 9 बजे के करीब वैक्सीनेशन सेंटर ने लोगों को बताया कि उनके पास 5000 डोज ही हैं। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी। लाइन में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है। वहीं एक व्यक्ति का कहना है कि वो अभी ही वैक्सीन लगवा लेना चाहते हैं, क्योंकि बाद में किस तरह के हालात बनते हैं उसका कुछ पता नहीं है। आपको बता दें कि बीएमसी द्वारा बीती रात ही वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट जारी की गई थी। बीएमसी के कुल 66 वैक्सीनेशन सेंटर आज काम कर रहे हैं। साथ ही 9 प्राइवेट सेंटर्स पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि कई सेंटर्स 12 बजे के बाद ही ऑपरेशनल हो पाए। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर ना निकलें, वरना भीड़ हो सकती है। सिर्फ मुंबई के एक सेंटर नहीं, बल्कि कई सेंटर्स का हाल यही है। कई सेंटर्स के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में वैक्सीन की शॉर्टेज है। ऐसे में कई सेंटर्स पर कुछ वक्त ही टीका लग पा रहा है। मंत्री का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता पर उनका कंट्रोल नहीं है। तो हम लोग आए थे बिफोर टाइम, मगर लाइन लंबी थी, मगर जल्दी जल्दी आ गए। थोड़ी दिक्कत है, जरा धूप है, बस और कुछ नहीं। हाँ, कोई थोड़े से चाय वाले, वड़ा पाव वाले घूम लेते तो मजा आता। निशा बारबया। निशा जी, आप यहाँ क्यों में खड़ी है? कब से खड़ी है क्यों वैक्सीन के लिए? एक डेढ़ घंटा हो गया। तो क्या बता रहे हैं आपको? वही सेम है, अभी लाइन में पहले कोविशील्ड को हम लोग को देंगे और पहले कोवैक्सीन चालू हो गया। हाँ। कितने लोग आपके परिवार से आए हैं वैक्सीन के लिए? 2, मैं और मेरे हस्बैंड। गोरखपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के इलाज में जीवन रक्षक माने जा रहे इस इंजेक्शन की मांग लगातार बढ़ रही है। आलम यह है कि रोजाना 1,500 से 2,000 इंजेक्शन की मांग हो रही है, जबकि प्रशासन 100 से 150 के बीच ही इंजेक्शन का इंतजाम कर पा रहा है। मंगलवार को भी इंजेक्शन की मांग को लेकर हाहाकार मचा रहा। सुबह से मरीजों के तीमारदार डीएम कार्यालय और आपदा कार्यालय का चक्कर काटते रहे। सुबह हम आपको जानकारी ये दे रहे हैं कि 130 वायल इंजेक्शन एसएस ट्रेडर्स पर आया। इसे प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। आपदा कार्यालय से यह इंजेक्शन का वितरण किया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को देखते हुए प्रशासन ने कागजी कार्यवाही बढ़ा दी है। अब मरीज के तीमारदारों को पहले फॉर्म भरना पड़ रहा है। अगले दिन सुबह 6 बजे से ही लाइन लगानी पड़ रही है, उसके बाद ही इंजेक्शन मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी जिलों में इमरजेंसी कोटे के तहत रेमडेसिविर के 1800 वायल का वितरण किया। इसमें गोरखपुर जिले के डीएम को 50 वायल मिले हैं। सबसे ज्यादा 250 वायल लखनऊ के डीएम के खाते में आए हैं। इंजेक्शन को इमरजेंसी में डीएम मुफ्त में दे सकेंगे। हम लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं, और जो पेशेंट हमारा एडमिट है वो तो वहाँ मर ही रहा है, हम भी यहाँ मर रहे हैं। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ बाहर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। प्रशासन ने यहाँ बता दिया है कि टोकन मिलता है, और टोकन किस आधार पे और कैसे मिलेगा इसके बारे में प्रशासन ने नहीं बताया। जो भी लोग यहाँ हैं वो हर आदमी अपने हिसाब से आ रहा है, लाइन लगा रहा है। हम 12 घंटा 13 घंटा यहाँ शाम से लाइन लगा रहे हैं, और पता चल रहा है कि सुबह आकर के यहाँ पर बवाल हो रहा है, क्योंकि हर आदमी को आवश्यकता है इंजेक्शन की। अब ये बताइए कि इस परिस्थिति में, जो परिस्थिति आज यहाँ है, जो वहाँ मर रहा है वो तो मर ही रहा है, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, और हम भी मर रहे हैं यहाँ, क्योंकि इस परिस्थिति में तो कोई नहीं बचेगा। कोविड में जहाँ प्रशासन और लोग ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, उस परिस्थिति में देखिए अव्यवस्था की सारी परिकाष्ठा पार हो चुकी है। आप कब से लाइन में लगे हुए हैं? शाम को 5 बजे से। दवा मिलने का टाइमिंग क्या है? दवा मिलने का टाइम
कल 5 बजे लगा था मैं, और आज हमको 3 बजे से दवा मिलेगा। इसके लिए इंजेक्शन लेने के लिए यहाँ हैं। इसकी प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ पे पहले से ही नंबर लग जाए। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि कोई अपना नंबर लगा दे रहा है, कोई कैसा लगा दे रहा है। इससे व्यवस्था, जो लोग बचे हुए हैं कम से कम वो सुरक्षित रहें। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन हो पा रही है, ये बड़े शर्म की बात है हम नागरिकों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी जो है। तो ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट का या रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठाया जाए कि आपको बाकायदा नंबरिंग हो जाए और दूर दूर लोग रहें, एक एक नंबर करके टाइमिंग्स के अनुसार आवे, अपना फिर टोकन लें, फिर शाम को फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो करें। और इसकी अगर सफिशिएंट नंबर की अगर इंजेक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स इतनी नहीं हो। कब से आए हुए हैं और कितना घंटा? नहीं, मैं तो यहाँ से 4 बजे आया हूँ जो है। अब 4 बजे से ऐसे सारे लोग जो है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कैसे काम चले? जो लोग बचे हैं वो भी संक्रमित हो जाएंगे। ये तो हम लोग नहीं, अभी तो कुछ मिली ही नहीं जो है। आज के शैलेंद्र सिंह नाम है। आज की डेट में कोई कहाँ से आए हुए हैं और किस तरह की लाइन में लगे हैं आप? लाइन क्यों लगे? हाटा कुशीनगर से आए हैं और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसी के लिए लाइन लगाए हुए हैं यहाँ पे लेने के लिए। कब से लाइन लगाए हैं? लाइन तो भैया हम लगाए थे 12 बजे रात को। यहाँ के नंबर लिखा जा रहा था पहले, एक सादे कागज पे कुछ भाई साहब लोग बैठे थे, नंबर लिख रहे थे, तो लोग लगा के अपना नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके फिर दूर दूर बैठ जाते थे। और अभी सुबह 6 बजे आए हैं लोग, अचानक कहें जो लाइन में रहेगा उसी को मिलेगा। तो उसमें तो हमारा 80 नंबर पर अपना नाम लिख के गए थे और इसमें आए तो देखिए इतने भीड़ के पीछे हैं। बस यहाँ 1 से 40 तक के लोग अपना ग्रुप बना लिए हैं, डेली के डेली वही लोग आगे आकर के नंबर लगा ले रहे हैं। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको हमको कुछ सिस्टम नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को चारधाम यात्रा स्थगित करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि कपाट खुलेंगे और सिर्फ पूजा अर्चना होगी। तीरथ सिंह ने कहा कि कोविड के हालात में यात्रा संभव नहीं है। आपको बता दें कि आगामी 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते चारधाम यात्रा को मई में रोक दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा शुरू की थी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति दी थी। कुंभ को भी कोरोना के बढ़ते केस के चलते पहले ही खत्म कर दिया गया। जो एम्बुलेंस लगी थी 108 वो 168 लगभग जो पहले थी, और उन सबको हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं और आज उस क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के, और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनका जो उनके ये शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए सीएम साहब, हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और साफ तौर पर कहा है कि 20 से 50 हजार टेस्ट जो है वो पर डे होने चाहिए महानगरों में। देखिए हमारा प्रयास है, और जब उन्होंने कुंभ में भी कहा था कि 50,000 टेस्ट, तो हमने प्रयास किया पूरा करने का। यहाँ भी हम पूरा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि टेस्टिंग में यदि कहें तो हम सबसे अधिकतम टेस्ट प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, जिसमें हम किसी प्रकार कोताही नहीं बरत रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से केवल जनता को इतना ही कहना है कि वो स्वयं को स्वस्थ रखें, औरों को भी स्वस्थ रखें। मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी, सैनिटाइज का उपयोग ये लगातार करें, तो मुझे लगता है कि इससे हम जल्दी निजात पाएंगे। सर, डेथ रेट हमारा सबसे ज्यादा है सर। हमारा डेथ रेट सर केंद्र से भी ज्यादा हो गया है भारत से। देखिए उसका ये कारण है कि मैंने पहले भी कहा कल आपको कि अपना प्रांत तो है ही, साथ में 3 स्टेट सामने लगे हुए हैं। आपका हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बेल्ट है। वहाँ से भी पूरी तरह पेशेंट मरीज अब तब आते हैं जबकि उनकी हालत गंभीर हो जाती है। मेरा ये कहना है कि शुरू में सजग रहें और टेस्टिंग कराएं, इससे घबराएं नहीं, घबराना नहीं चाहिए, शुरू में टेस्टिंग कराना चाहिए। और ये तब होता है कि जबकि गंभीर हालत में लोग जब आ जाते हैं तब
चलिए अब हम आपको देश के अलग अलग राज्यों के हालात भी बता देते हैं। हमारे जितने भी संवाददाता है वो एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम राज्यों की स्थिति हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। गणेश, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की इस समय बात करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है, और सबसे ज्यादा जो परेशानी इस समय देखने को मिल रही है वो यही है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड की उपलब्धता नहीं है, तो इंदौर में भी इस समय क्या हाल है? देखिए सबसे पहले अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो जो कोरोना आंकड़े हैं वो प्रतिदिन जो है 12,000 13,000 आंकड़े प्रतिदिन कोरोना के नजर आए हैं। और यही वजह है कि आज की बात करें तो 12,758 जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो सामने आए। हालांकि इंदौर में 1811 और भोपाल की बात करें तो 1853 लोग संक्रमित मरीज मिले, जो कि पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं हालांकि कम नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, राहत वाली बात है कि इसमें से 14,500 से ज्यादा लोग जो है मरीज अपने घरों को स्वस्थ होकर निकल चुके हैं, घर जा चुके हैं। तो ऐसे में हालांकि जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और जो संक्रमण दर है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। और इन तमाम सभी के बीच में जो मौत है वो 105 लोगों की जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोरोना की वजह से, जो संक्रमण की वजह से करीब 105 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। बात करें अगर इंदौर, भोपाल या कहीं की भी बात करें, जो आपने प्रश्न किया है, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। क्योंकि अभी भी प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन जितनी हमें खपत चाहिए या जिस मात्रा में, जिस तरह से लोग हॉस्पिटलों में एडमिट है या फिर ज्यादातर लोग होम आइसोलेट भी हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा जो है जाने जा रही हैं। और पूर्व में भी अगर हम आंकड़े देखेंगे तो चाहे वो मध्य प्रदेश का उज्जैन रहा हो या फिर भोपाल रहा हो, जबलपुर रहा हो या शहडोल रहा हो या फिर इंदौर रहा हो, सभी जगह जो है ऑक्सीजन की वजह से कहीं 10 या कहीं 15 या कहीं 12 लोगों की भी मृत्यु सामने आई है, और जो कि साफ तौर पर जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से सामने आई थी। हालांकि सरकार लाख दावे कर रही है, सरकार लगातार बोल रही है कि जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में चाहिए, तमाम जगहों पर चाहिए, उतनी मात्रा में हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो हालांकि इन सभी चीजों से अभी भी जो आम जनता है, जो मरीज है, जिनके परिजन अभी भी हॉस्पिटलों में या फिर होम आइसोलेट है, वो इन सभी चीजों से, इन तमाम सुविधाओं से कहीं ना कहीं दूर है। उनको वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा जो किल्लतों की बात करें तो वो ऑक्सीजन और बेड, और उसके बाद जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये तीनों चीजों की जो बेहद ही अभी इन दिनों जिस कदर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, सरकार इस चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू भी लगा रखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जो अभी भी मध्य प्रदेश में करीब 92,000 एक्टिव केस कोरोना के मरीज एक्टिव हैं, जो कि अलग अलग कहीं ना कहीं अस्पतालों में या फिर होम आइसोलेट होकर अपना इलाज करवा पा रहे हैं। लेकिन तमाम सभी के बावजूद इतने लोगों को अभी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, और इसी की वजह से सबसे ज्यादा जो जाने जा रही है वो कोरोना में इन कमियों की वजह से, जो सरकार की तरफ से जो ऑक्सीजन या फिर बेड या इंजेक्शन मुहैया कराया जाना चाहिए वो मुहैया नहीं कराया जा सक रहा है। एक बात और है यहाँ पर लगातार गणेश, ये कहा जा रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, यानी कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने नहीं आ पा रहे। क्या ये बातें सही हैं? क्योंकि शमशान घाट की तस्वीरें कुछ और बयां करती है, अस्पतालों की तस्वीर कुछ और बयां करती है, और सरकारी आंकड़े बिल्कुल ही उलट होते हैं। निश्चित तौर पर देखिए पल्लवी, सरकार जो है आंकड़े, चाहे वो मौत के आंकड़े हों या संक्रमित आंकड़े हों, या फिर अपनी तमाम जो व्यवस्थाओं को सरकार गिना रही है, कि चाहे वो बेड की पूर्ति की बात कर रही हो सरकार, या ऑक्सीजन की पूर्ति की बात कर रही हो, या इंजेक्शन की पूर्ति की बात कर रही हो, अभी किसी तरह से ऐसी कोई भी व्यवस्था पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही है। और सबसे ज्यादा जो है सरकार जो लगातार जो है बोल रही है कि बेड और ऑक्सीजन, इन तमाम सभी चीजों को प्रोवाइड किया जा सकता है। हालांकि ऐसा अभी कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा। बात करें आंकड़ों की बात करें तो सरकार लगातार, जैसे मध्य प्रदेश में अभी कभी 105 आंकड़े जो है कल मौत के सामने आए कोरोना की वजह से। लेकिन अगर जमीनी हकीकत पर देखें, हम अगर शमशान घाटों पर, कब्रिस्तान पर अगर नजर डालें, वहां के आंकड़ों को देखें तो लगातार जो है डेड बॉडी वहां पर आ रही है। लोग लगातार वहां पर घंटों डेड बॉडी को दफनाने के लिए या फिर चलाने के लिए वहां पर घंटों नंबर लगा रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, टोकन नंबर मिल रहे हैं। तो हालांकि सरकार लगातार अपनी जो व्यवस्थाएं करनी थी वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से तमाम मौतें हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छिपाने के लिए लगातार आंकड़ों को दबा रही है, और जो आंकड़े
हालांकि सरकार बता रही है वो बेहद ही कम है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो उससे कहीं ज्यादा आंकड़े जो है, चाहे वो मौत के हों या फिर बेडों के लिए जो किल्लतें, जो लोग परिजन जो है अस्पतालों के दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगा रहे हैं, या फिर शव को दफनाने और जलाने की तादाद के लोग जो है अपने परिजन को डेड बॉडी लेकर जा रहे हो, वो काफी ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी इस समय हालात कुछ ठीक नहीं है। यहां पर भी पूरे देश की तरह ही अभी ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जो बात लगातार सामने आ रही थी, सरकार अपनी नाकामियों को भी छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या हम इन्हें छुपाकर जो मुसीबत है उससे लड़ पाएंगे। और अभी लगातार कोशिश ये की जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंच जाए या किसी भी तरीके से लोगों तक राहत पहुंच जाए, जो राहत अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू है, उस वजह से अब ये ठीक है कि रिकवरी रेट थोड़ा ज्यादा हो गया, रिकवरी रेट अभी ठीक हो गया है, लेकिन सुविधाओं की कमी भी बरकरार यहां पर दिखाई दे रही है। चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो या ऑक्सीजन की कमी हो या फिर किसी भी तरह की कमी इस समय साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब महाराष्ट्र के मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई के हालात भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और उसके बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? गोरेगांव के में जहां वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है वो कहीं कहीं चौंकाने वाली है। भीड़ में तमाम जो सीनियर सिटीजन है जिनको दूसरी डोज लेनी है वो लगातार आगे बढ़कर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार ये भी शिकायतें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बुलाया जाता है लेकिन वैक्सीन नहीं मिलती। आज सुबह से ही मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटरों पर देखा गया कि भीड़ एकत्रित हुई है, लेकिन करीब 3 घंटे तक वैक्सीनेशन का जो काम था वो बंद किया गया था। चाहे NSC ग्राउंड की बात किया जाए या फिर दहिसर कोविड सेंटर की बात किया जाए, वहां भी वैक्सीनेशन का काम बंद था। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि 12 बजे के आसपास वैक्सीन आने की सूचना मिली थी। उसके बाद से फिर जो प्रशासन एक्टिव हुआ है, लेकिन जिस तरह से सुचारू रूप से होनी चाहिए वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। लिहाजा तमाम लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। खासकर सीनियर सिटीजन का कहना है कि अगर सीनियर सिटीजन जो 60 से 70 की उम्र में है, ऐसे 3 से 4 घंटे जो धूप में खड़े होते थे, जाहिर तौर पर उनकी जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि 1 मई से जो टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होना है वो हो पाएगा या नहीं, क्योंकि राजेश टोपे साफ कर चुके हैं कि उनके पास वैक्सीन का भंडारण है ही नहीं, जबकि केंद्र की माने तो 1-1 करोड़ का डोज पहले ही दिया जा चुका है और अभी भी 30-30 लाख डोज पहुंचने वाला है। तौर पर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने भले दावा कर दिया हो कि 1 मई से जो है 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पिछले दौर की अगर बात की जाए 44 से 60 की या 60 से ऊपर लोगों की, तो उनकी ये हालत चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। इसकी जानकारी खुद संजय राउत कहते हैं कि बढ़ते कोरोना के बीच में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा सा गया है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि 1 मई से जब 18 से 44 के बीच और अन्य लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा तो वो जाहिर तौर पर मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस सहित महाराष्ट्र के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया है कि मुंबई महानगर पालिका में जिस तरह से 227 वार्ड है, उन सभी वार्डों में वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। अब रही बात सिस्टम को बनाने या फिर कोविड वैक्सीन को उपलब्ध कराने, दोनों एक बड़ी चुनौतियां होगी, लेकिन कम समय में क्या महाराष्ट्र सरकार इसको कर पाती है, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इतने कम समय में किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार व्यवस्थाएं बना पाएंगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब अगर हम बात कमियों की कर लें तो उसको लेकर क्या कुछ है, अभी भी ऑक्सीजन की वहां पर कमी नजर आ रही है, वेंटिलेटर्स की कमी है और तो और एम्बुलेंस तक की कमी वहां पर हो गई है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सत्यप्रकाश? देखिए पल्लवी, सरकार कितना भी दावे कर ले कि कमियां नहीं है, लेकिन आए दिन जगह जगह से इस तरह की शिकायतें आती है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी मौत हो गई है, ऑक्सीजन के चलते उनकी मौत हो गई है, रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है। आज भी लोग प्राइवेट तौर पे जो 600 से लेकर 1200 रुपए जो है ऑक्सीजन के देकर अपने घरों में इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में कई लोग हैं जिनको रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसके लिए उनकी मौत हो गई।
इलाज नहीं सही ढंग से किया जाता। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों में तमाम शिकायतें आ रही है कि डॉक्टर उनको देखने तक नहीं आते हैं, सिर्फ दूर से जो है उनको बता दिया जाता है कि ये सारी चीजें आपको करनी है। तो जाहिर तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है बिल्कुल कहीं न कहीं सही से शायद काम नहीं कर पा रहा है, ये भी एक माना जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों के जहन में कहीं न कहीं डर भी है कोरोना का, क्योंकि संक्रमण लगातार डॉक्टरों में, पुलिस कर्मियों में, प्रशासनों में, एएमसी कर्मचारियों में भी लगातार फैल रहा है। तो लिहाजा ये भी माना जा सकता है कि शायद लोगों के मन में डर भी है। बिल्कुल, झुग्गी झोपड़ियों की अगर हम बात करें तो स्लम एरिया की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है सत्य प्रकाश? क्या वहां पर भी संक्रमण अब तेजी से पैर पसार रहा है? देखिए, मुंबई में इस तरह की शिकायतें बहुत कम देखने को मिले, लेकिन रिहायशी इलाकों में अगर बड़ी सोसाइटियों में देखा जाए तो तमाम करीब 1260 के ऊपर जो है सोसाइटी को सील कर दिया गया है, जहाँ पे 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में अगर झुग्गी झोपड़ियों की बात किया जाए, 500-600 झुग्गी झोपड़ियां ऐसी है जहाँ पे सिर्फ जो है क्वारंटीन किया गया है या तो फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लिहाजा देखा जाए तो सही आंकड़े अगर निकल के सामने आते हैं तो बड़ी जो सोसाइटियां हैं या रईसी इलाके, वहां से सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि मुंबई में भी अभी स्थितियां ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी मारामारी यहां पर हो रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी मुंबई से ही हैं और यहां पर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है लोगों को, जिस कारण लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से ही लोग लाइनों में लग जाते हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आ पाता है। गुरुवार सुबह मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर, जो कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहां पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर की ही है, जहां पर लोगों की खासी भीड़ आज सुबह से ही लगी हुई नजर आई। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को होती है। हालांकि ये समझदारी कह लें कि पहले ही क्लियर कर दिया गया था वैक्सीनेशन सेंटर पर जितने भी अधिकारी बैठे होते हैं कि बुजुर्गों को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, बुजुर्गों को प्राथमिकता पर रखकर उन्हें पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ऐसे में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जितनी लंबी लाइनें ये लगी हुई हैं उनको देखकर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी हो जाता है कि ऐसा ना हो कि इनमें ही कोरोना का संक्रमण फैल जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर नहीं हो पाता। सेंटर्स पर अभी वैक्सीन की कमी है, जिस तरीके से जानकारी तमाम राज्यों से निकल कर आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ के सीएम तो साफ कह चुके हैं कि हमारे पास वैक्सीन का कोटा ही नहीं है, वैक्सीन की बेहद कमी है। ऐसे में 1 तारीख से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो पाएगा या नहीं ये अभी पता नहीं है। ये भविष्य के गर्त में है कि जो एक और यहां पर ड्राइव शुरू होना है वैक्सीनेशन का वो हो पाएगा या नहीं। तो इसको लेकर अभी संशय की स्थिति बरकरार है। हालांकि जो 44 साल के ऊपर के जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई जानी थी उनको भी नहीं मिल पा रही है वैक्सीन। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 1 तारीख के लिए पहले से ही। उस रजिस्ट्रेशन में अब तक बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ की आबादी रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी कोटा नहीं है, वैक्सीन की भारी कमी है। तो देखना रहेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार के नुमाइंदे ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम राज्यों के पास वैक्सीन का पूरा प्रबंध है, सभी के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, यहां सिर्फ राजनीति हो रही है। अभी तो देखना रहेगा कि राजनीति हो रही है या वाकई में राज्यों के पास वैक्सीन की कमी है। और डॉक्टर आरएम तिवारी चिकित्सक हैं, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर तिवारी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सर, अभी जिस तरह के हालात पूरे देश में बने हुए हैं कोरोना को लेकर, आप आने वाले भविष्य को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी ये रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि मई के मध्य में पीक आएगा, जबकि कल हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि मई के मध्य में तो सिर्फ महाराष्ट्र में पीक आ सकता है, पूरे देश में पीक आने में अभी वक्त लगेगा। नहीं मैडम, अभी मैं जो मुंबई में देख रहा हूँ, महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि अब जो है मुंबई में जो रेशियो था रेट ऑफ पॉजिटिविटी रेट, जिसको हम हमारी भाषा में, डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं, कि जो पॉजिटिव लोग आते थे उनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। अभी लगभग ये 10% के आसपास हो गया है, 10-12%, कभी 8% ऐसा रेशियो आने लगा है। तो मेरे हिसाब से तो मैडम पीक तो ये मई तक आके निकल जाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जिस तरीके से मामलों में गिरावट हम पा रहे हैं, जबकि टेस्टिंग वगैरह हो रही है, टेस्टिंग से मैं सवाल नहीं उठाता, टेस्ट हो रहे हैं, 40-50 हजार का टेस्ट हो रहा है, तो पॉजिटिविटी जो है 4000-5000 के लगभग आ रही है।
तो ये पूरे देश के लिए नहीं है, अलग अलग जगह का तापमान, अलग अलग जगह, अलग अलग प्रदेश का वातावरण के दृष्टिकोण से ये अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस राज्य का पीक कब आएगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, उसके लिए हमको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाया और अन्य सरकारें भी लगातार सरकारें जो है लॉकडाउन के पक्ष में है। कोई नाइट कर्फ्यू कर रहा है, कोई वीकेंड लॉकडाउन कर रहा है, कोई मिनी लॉकडाउन कर रहा है, तो तमाम चीजें। लेकिन मैं विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये विकल्प नहीं है लॉकडाउन, हमको तैयारी करनी है। जो तैयारी हमें एक साल में करनी थी हम नहीं कर पाए। कहीं न कहीं हर जगह चूक हुई है, शासन से, प्रशासन से, सरकारों से और आम जनता से भी। इसकी वजह से आज ये जो भुगतना पड़ रहा है, ये जो सेकेंड वेव है और भी वेव आने की संभावना है, तो इसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लॉकडाउन के मैं पक्ष में ऐसा नहीं कि मैं उसके अपोज में हूँ, लॉकडाउन कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके बीच अपनी ये तैयारी हो। जो तकलीफें मैं देख रहा हूँ अभी, चाहे ऑक्सीजन के से संबंध रखती हो, चाहे दवाइयों से संबंध रखती हो, रेमडेसिविर हो या और भी दवाइयाँ हैं, इसके संबंध में जो सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि देश की आबादी बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी आबादी को स्वास्थ्य प्रोवाइड करना, हेल्थ जो है सबको प्रोवाइड करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ चीजें, लेकिन आज जो है हमारे कंधे से कंधा मिला के सारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, गवर्नमेंट भी है जो लगी हुई है, जो भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन अभी हमको लगता है कि कहीं न कहीं कमी है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। मेरा अपना एक चिकित्सक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा अपना मत है कि कहीं न कहीं अभी भी हमसे त्रुटि हो रही है, सरकारों से त्रुटि हो रही है, गवर्नमेंट से हो रही है और शासन प्रशासन के अलावा जो आम नागरिक है उनसे भी मेरी अपेक्षा है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार निवेदन किया है आम नागरिक को कि हमको अब कहीं न कहीं रुकना चाहिए, हमको कहीं न कहीं विराम लगाना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज को रोकना चाहिए, रोकना पड़ेगा, अन्यथा स्थिति जो है बेकाबू होगी और बेकाबू हुई तो तकलीफें बढ़ेंगी सभी को। तो कहीं न कहीं हमको एक अपने आप को रोकना पड़ेगा, कहीं न कहीं ये सरकार रोके नहीं रोके हमको रुकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की काफी ज्यादा जरूरत है, तभी जाकर इस महामारी से हम लड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। और इस समय अमेठी से हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, कल भी हमने तस्वीर देखी थी कि गौरीगंज मुख्यालय पर किस तरीके से जिला चिकित्सालय से मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। जो कोविड पेशेंट वहां पर एडमिट हैं उन्हें वहां से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वजह क्या है, क्यों वहां से पेशेंट्स को बाहर किया जा रहा है? अब जी पल्ले जी, आपको बता दें कि लगातार अमेठी जनपद में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ओपीडी सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। तो जो मरीज जो है इमरजेंसी में जाते हैं दिखाने के लिए, वहां पे भी बेड जो है फुल है और ऐसे में उन मरीजों को जो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या कुछ अन्य चिकित्सीय जरूरत पड़ती है। तो वहां पे उन लोगों को जो है देखने में आया है, जो तस्वीरें सामने आई है कि जमीन में लिटा दिया गया है, ऑक्सीजन लगा दी गई है। तो ऐसे में और भी व्यवस्था हो रही थी, जिस पर जो है देर रात जो है सीएचसी प्रभारी और जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री आशुतोष जी दुबे जी हैं, उन्होंने जो है वहां पे जाके मरीजों को वहां से बाहर का रास्ता कर दिया। उन्होंने बताया कि जो है यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, आप लोग या तो अगर कोरोना पॉजिटिव है तो L2 में जाइए, नहीं तो आप यहाँ से निकल जाइए। बिल्कुल, हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से पेशेंट्स को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो अब सवाल यह है राजकुमार की जो कमियां वहां पर हो रही हैं, उन कमियों को किस तरीके से दूर किया जाएगा? क्या राज्य सरकार यानी कि अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनके साथ डीएम पूरी तरीके से कांटेक्ट में है? क्या लगातार उन तक खबर पहुंच पा रही है कि फिलहाल अमेठी जनपद के क्या हाल हैं? और सांसद स्मृति ईरानी इस समय कहां है? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कोरोना को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये जो यहाँ के जो सरकारी महकमे हैं, जो सरकारी जो अधिकारी हैं,
वो लोग जो है सिर्फ कागज पर ही खाना पूर्ति कर देते हैं। उसकी वास्तविकता जो है कुछ और ही है, जो कि लोगों को जरूरत है जिसकी वो नहीं हो पाती है, सिर्फ कागज पे उसकी खाना पूर्ति कर दी जाती है। ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल, लापरवाही वहां पर हो रही है। अभी जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है, तो क्या उसको लेकर अभी सब ठीक चल रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें या फिर मार्केट्स की बात करें, तो वहां पर कम भीड़ नजर आ रही है या पुराने जैसे ही हालात हैं अभी भी? राजकुमार जी, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और उसके बाद जो है अभी आदेश आया कि 3 दिन के लिए जो है पूरा लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम 7 बजे से 8 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इससे कोरोना पर लगाम लगा जा सकती है। लेकिन अमेठी जनपद में देखने को मिल रहा है कि लोगों की भीड़ जो है वो ज्यादातर सड़क पर आ जाती है, मार्केट में दिखाई पड़ते हैं, बिना मास्क के दिखाई पड़ते हैं। लोग लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में चुनावी जो प्रक्रिया थी, तीसरे चरण का चुनाव था, वो भी संपन्न हुआ और ऐसे में 2 तारीख को जो है इसका मतगणना भी है। मतगणना में जो है ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और वहां पे भी कोरोना की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हो जाएगी और लोग जो है कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका जो है कहीं ना कहीं पालन नहीं कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश में भी अभी स्थितियां काफी खराब होती जा रही हैं। गोरखपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त तरीके से नहीं हो पा रही। रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के इलाज में जीवन रक्षक माने जा रहे इस इंजेक्शन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि रोजाना 1,500 से 2,000 इंजेक्शन की मांग हो रही है, जबकि प्रशासन 100 से 150 के बीच ही इंजेक्शन का इंतजाम कर पा रहा है। मंगलवार को भी इंजेक्शन की मांग को लेकर हाहाकार मचा रहा। इसी तरीके से आज भी हालात नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता एसडी राज इस समय लाइव जुड़ गए हैं। एसडी राज, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये साफ कर दिया है कि उनके पास अब वैक्सीन का कोटा नहीं बचा है। ऐसे में क्या लग रहा है, 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रहा था वो अब नहीं हो पाएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने सीधा कह दिया है, करोड़ों की आबादी है, उसके बाद लाखों की वैक्सीन में हमारे पास लाखों की तादाद में हमारे पास वैक्सीन है। तो इसमें हम तीसरे चरण का जो वैक्सीनेशन है उसमें किसी तरह से सफल होते नजर तो नहीं आ रहे हैं। तो देखना यह है कि जो 1 तारीख से कहा गया था, 1 तारीख तक का कहीं ना कहीं से अगर केंद्र के द्वारा हमारे पास वैक्सीन की व्यवस्था की जाती है तो वैक्सीनेशन चालू करेंगे, अन्यथा वैक्सीनेशन 1 तारीख से जो होने वाला है इसमें कहीं ना कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं। सीधी और साफ बात उन्होंने सीधा कह दिया। और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो टी.एस. बाबा जी हैं, उन्होंने भी एक कहा है कि जब हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, जो कि पुराने वैक्सीनेशन जो है उन लोग की अभी तक का पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। तो नए चरण में जो तीसरे चरण में जो वैक्सीनेशन करने का है उसको कहाँ से पूरी तरह से कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में ये भी सीधा कह दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन जो होने वाला है अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे कोई राजधानी जिला है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा धमतरी जिला, यहाँ पे सीधा कह दिया गया है कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला है वो वैक्सीनेशन अभी जिस तरीके से पहले चल रहा था वैक्सीनेशन उसी तरीके से चलेगा, कुछ नए रणनीति से कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा। ये सीधा कह दिया गया और स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण ये चीज हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आरोग्य जो ऐप का किया गया है उससे ऑनलाइन इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर करना चालू करते हैं 1 तारीख से, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने का है वैक्सीनेशन के लिए, तो उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हर कोई आदमी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चालू कर देगा। तो इतना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो उसको संभालना भी मुमकिन की बात नहीं है। देखना यह है कि अब छत्तीसगढ़ शासन इस कठिनाई की घड़ी को किस तरीके से पार करती है। जी बिल्कुल। और एसडी राज, ऐसी और कौन सी सुविधाएं हैं जिनकी आपूर्ति इस समय प्रदेश में नहीं हो पा रही है? अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ले, वेंटिलेटर्स की बात कर ले, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर ले, क्या इनकी आपूर्ति अभी हो पा रही है सूबे में या फिर कमियां नजर आ रही हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है अभी भी इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ऑक्सीजन वाली बात है, तो ऑक्सीजन वाली बात जब जाके जानकारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग ये जरूर कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मौतों की आंकड़ा तो बढ़ते ही जा रही है। मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा कि जिस तरह से मौतों की आंकड़ा बढ़ रही है, हो सकता है संक्रमणों की संख्या उस तरीके से कम जरूर हो रही है, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ने के कारण
कुछ लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से मौत हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी तो है, लेकिन शासन प्रशासन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी हो या कोई अन्य चीजों की कमी हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कोरोना के चलते जो दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जो वस्तुएं इसमें उपयोग किया जाता है कोरोना संक्रमणों को, उसमें कालाबाजारी भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, बहुत ज्यादा कालाबाजारी देखने के लिए मिली। इसमें भी सीएम भूपेश बघेल जी ने कड़ी की निंदा करते हुए कहा है कि अगर कोई भी ऐसा कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ये भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। और संभावनाएं नजर आ रही हैं क्या कि सूबे में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन अब एक विकल्प नजर आ रहा है। क्या इस विकल्प पर सरकार विचार कर सकती है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में तो लॉकडाउन लगा ही हुआ है, लगा होने के बाद भी जिस तरीके से संक्रमणों की संख्या आए दिन बढ़ते जा रही है, उसके बाद कम होने का बात नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन की आंकड़ा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये छुपाने की बात भी सामने आ रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शासन प्रशासन कई आंकड़ों को छुपाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन मौत की आंकड़ों को छुपाने नागमत है, क्योंकि मौत को तो छुपा नहीं पाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आए दिन जो शमशान घाट में यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव वालों को यहाँ पे अग्निदाह दी जाती है, तो देखा जाता है कि सीधा सीधा वहाँ पे जगह की कमी भी होती है। तो इस सब चीजों को देखते हुए कोरोना संक्रमणों की संख्या तो कमी नहीं हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये जो 6 तारीख तक का लॉकडाउन किया गया है, उसके बाद भी यहाँ पे लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में बढ़ सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे अभी परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए अगर 1 तारीख से यहाँ पे वैक्सीनेशन भी चालू नहीं होगा तो हो सकता है कि यहाँ की संख्या और ज्यादा बिगड़ सके, कोरोना और ज्यादा यहाँ पे फैला सके। जी बिल्कुल। अभी भी अगर परिस्थितियां काबू में नहीं हो पाई तो स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। आपकी बात एकदम सही है एसडी राज। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो इधर भारत के लिए रशिया ने भी अपनी मदद भेज दी है। संकट काल में भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस एक बार फिर से आगे आया है। रूस ने भारत को कोरोना महामारी से उबारने के लिए मेडिकल उपकरणों से भरे 2 विमान भेजे हैं, जो गुरुवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गए। जानकारी के मुताबिक रूस से भेजी गई स्पेशल फ्लाइट में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइड मॉनिटर्स और दवाइयां शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 22 मैट्रिक टन राहत सामग्री भारत भेजी गई है। अब इस सामग्री को अलग अलग राज्यों में वितरित किया जाएगा। जैसा कि जानकारी मिल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों को ये राहत सामग्री भेजी जाएगी। जहां पर हालात खराब हैं, वो सरकार निर्णय लेगी कि किस तरीके से सामग्री का आवंटन होना है। ये राहत की बात है कि अब विदेशों से भारत को मदद मिल रही है, चाहे वो रशिया हो या फिर यूके। अब राहत सामग्री लगातार विदेशों से आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली हवाई अड्डे की, ये तस्वीरें हैं जहां संकट काल में भारत के पुराने भरोसेमंद दोस्त रूस ने राहत सामग्री भेजी है और इसे अनलोड अब यहां पर किया गया है। गुरुवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर यह राहत सामग्री उतारी गई। जानकारी के मुताबिक रूस से भेजी गई स्पेशल फ्लाइट्स में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइड मॉनिटर्स और दवाइयां शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 22 मैट्रिक टन राहत सामग्री भारत भेजी गई है। और वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि रूस की कोरोना वैक्सीन वी स्पुतनिक भी जल्दी ही भारत आने वाली है। जैसे ही ये वैक्सीन भारत पहुंचेगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण की चेन को हम ब्रेक कर सकेंगे, क्योंकि ये कोरोना से लड़ने में काफी कारगर बताई गई है। फिलहाल राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं स्थितियों को काबू में करने के लिए। और चिकित्सक हमारे साथ जो थोड़ी देर पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं है कि पीक तमाम राज्यों में कब तक पहुंचेगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उनके अनुसार मई में ये पीक तमाम राज्यों में आकर चले जाना चाहिए। लेकिन दावा नहीं किया जा रहा है। जो सर्वे होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, अध्ययन होता है, उनके आधार पर यह बात कही जा रही है कि पूरे भारतवर्ष में मई के मध्य में या फिर अंत में पीक देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अभी राहत की उम्मीद नहीं है, लेकिन जितने भी कोरोना गाइडलाइंस लगाई गई हैं, नियम हैं, उनका पालन करना होगा, क्योंकि खुद की सुरक्षा अभी खुद ही के हाथ में है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज के समय को बताने के लिए काफ़ी हैं कि हम किन हालातों से इस समय गुजर रहे हैं। लोग एक एक इंजेक्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं। वैक्सीन के लिए वो घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं।
और इस मसले पर चर्चा करने के लिए अब इस समय चिकित्सक डॉक्टर प्रणव काबरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर काबरा, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सबसे बड़ा सवाल आज के समय में यही बना हुआ है कि जितनी भी अव्यवस्थाओं से हम गुजर रहे हैं, कमियों और खामियों से गुजर रहे हैं, ये क्यों हुआ? क्या हमें अंदाजा नहीं था कि इस तरह की एक और लहर आ सकती है? क्या हम इसके लिए पहले से तैयार नहीं थे? और आज ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों की, वेंटिलेटर्स की, सबकी कमी इस समय देश में हो रही है। डॉक्टर काबरा, नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहली बात मैडम बात ऐसी है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारी जो आबादी है जी, ये देखा जाएगा तो की आबादी एक तरफ, हमारे देश की आबादी एक तरफ। जो हिसाब से सरकार कोशिश कर रही है, कोशिश में कमी नहीं है। लोग भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, डॉक्टर भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हर अस्पताल में ही वही कंडीशन है जो न्यूज में दिखाया जा रहा है। हाँ, इंजेक्शन की कमी, शॉर्टेज हो गई है, इसके लिए शायद कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। और डेफिनेटली ये नहीं पता था कि सेकेंड लहर 2020 से भी बहुत गंदी होने वाली है। 2021 इज गोइंग टू बी ए नाइटमेयर। और अभी तो ऐसे लग रहा है कि शुरुआत है, ये और बढ़ेगा। अभी फिलहाल जैसे बारिश और गर्मी का मौसम बढ़ेगा तो ये और बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर काबरा, इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा अगर हम असरदारी कोई उपाय सूझे तो वो क्या हो सकता है? क्या लॉकडाउन, वैक्सीनेशन ड्राइव, यही दो ऐसे विकल्प हैं जिनके जरिए हम इस महामारी से लड़ पाएंगे? तो सबसे पहला बात है कि डर, मनोबल, आदमी का मनोबल अगर स्थिर होगा और आदमी डरेगा नहीं तो ये बीमारी तो आधी ऐसी जीती जा सकती है। ये एक वायरस है, ये सब जान ले कि एक वायरस है, ये बैक्टीरिया, फंगस नहीं है। वायरस बॉडी में लोड बढ़ता है, वो उससे अपना प्रकोप बढ़ाता है। वायरस जैसे अपना लोड कम करेगा, उसका प्रकोप गिरेगा। ये सारा खेल 8वें दिन से चालू होता है और 12वें दिन तक चलता है। वायरस अगर आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है या गया है तो वो 7 दिन तक तो लगेगा, पेशेंट कुछ हुआ ही नहीं है। 8वें दिन से प्रॉब्लम चालू होती है और 12वें दिन तक रहती है। अगर आप डेथ रेशियो देखोगे तो मैक्सिमम पेशेंट या तो वो 7 दिन तक घर पे थे, 8वें दिन एकदम क्रिटिकल हुए, आए और चौथे दिन, 5वें दिन एक्सपायर हो गए। अगर आप ग्राफ निकालोगे तो 8वें और 12वें दिन के अंदर का बीच का तरह के लिए 12वें दिन से उसका जो प्रकोप है गिरने लगता है और 15वें दिन वो शरीर से आउट हो जाता है या उसकी इफेक्ट कम हो जाती है। तो जैसे हमें सर्दी जुकाम होता है, आप गोली लो या नहीं लो, आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो 5वें दिन तक वो आपको वायरस शरीर में रहेगा और 5वें दिन ऑटोमेटिकली आपका शरीर छोड़ के चला जाएगा। आपने गोली एक भी नहीं खाई हो। पर हम डॉक्टर दवाइयां इसे देते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा तकलीफ से राहत मिले, वो आगे और दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा न करे और पेशेंट अच्छी से नींद निकाल सके सर्दी जुकाम के अंदर। इसके लिए ये वो एक अलग वायरस है जो 5 दिन रहता है, ये 15 दिन रहता है। पर इसका जो प्रकोप है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 8वें दिन चालू होता है और 12वें दिन तक रहता है। ये 4 दिन के अंदर एक्सरे बैड होना, पेशेंट का कोलैप्स होना और जान जाना, ये बहुत कॉमन दिखेगा। लोग आज भी घर में उपचार का सोच रहे कि डर रहे कि अस्पताल में वैसी जगह नहीं है तो जाके क्या करेंगे। तो काफी लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी जो होगा मंजूर खुदा होगा और घर में वो कोशिश करते इलाज करने की। अलग अलग तरह का वीडियो देख के उल्टे बल सोना और फिर ऑक्सीजन लेवल अपने लंग्स में बढ़ाना। पर इन्फेक्शन जो फैल रहा है वो ये सब कहाँ देखता है? इन्फेक्शन तो फैल ही रहा है ना मैडम लंग्स के अंदर। तो और लंग्स के क्या होता है, लंग्स इससे फाइब्रोस हो जाते हैं, ऐसे हार्ड रॉक की तरह है। तो ऐसे ये उसका एक्सपेंशन या उसका एल्वुली जो इसमें हवा जाती है और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है शरीर में, वो चीज जाम हो जाती है जिसकी वजह से इंसान सांस ले नहीं पाता है और पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। तो बहुत गंभीर स्थिति है आज की तारीख में और लोग जो है को थोड़ा सा संयम से चलना चाहिए। हम समझ रहे हैं पेंडेमिक है, हम भी इंसान है, डॉक्टर है और हम लोग को इलाज कर लोग भावुक होकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं और उनको पता नहीं कि आखिर में उनको उधर ही आना है वापस इलाज के लिए। तो ये बहुत मारामारी जो है और ये काफी ज्यादा नॉर्थ साइड के स्टेट्स में आप सिटीज में देखेंगे कि लोग गुस्से में आक्रोशित होकर अस्पताल को तोड़ना फोड़ना कर रहे हैं। इस बार अस्पताल की क्या गलती है? आप पेशेंट इतना देर लेके आए हो, ये आप अगर समझो पेशेंट को ध्यान नहीं दिए इनिशियल डेज पे, तो उसमें डॉक्टर या प्रशासन क्या कर सकता है? डॉक्टर प्रणव, अभी जिस तरह का डर का माहौल है तो ऐसे में कई जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें कई जानकारियां तो काफी भ्रामक भी होती हैं। ऐसी एक जानकारी और रिपोर्ट में दावा किया गया है, CSIR की ये रिपोर्ट है कि वेजिटेरियन खाने से और स्मोकिंग करने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इसको लेकर क्या है, वाकई में ऐसा कुछ है सर, या फिर ये भी एक भ्रामक जानकारी फैलाई गई? नहीं मैडम, हमने देखा है जो स्मोकिंग कर रहे थे उनको ज्यादा तकलीफ हुई नहीं है। मतलब ये हमारे लिए भी ताज्जुब की बात है, किसी के जो स्मोकिंग कर रहे थे उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, उनको ज्यादा इश्यूज नहीं हुए।
दे वर रियली आउट ऑफ दिस वायरस एंड वो अच्छा कर सके अपनी जिंदगी में। और जिन्होंने कभी स्मोक किया नहीं है, कभी उन्होंने गलत आदतें डाली नहीं है, वही पेशेंट ज्यादा सीरियस हो गए। ये हमने एक अजीब सा माहौल देखा इस टाइम। अभी ये मेडिकल बोला जाए तो गलत ही है, पर जो हमने देखा प्रैक्टिकली वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो डोंट टेक मी अदर वे रॉन्ग। जब मैं लाइव हूँ तो मुझे उसको गलत मत समझिए कि स्मोक करना चाहिए, ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ। पर ये स्मोकिंग वाले पेशेंट्स को हमने देखा है कि उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुई नहीं थी। या तो होता है कि भाई लंग्स जो है वो स्मोक कर करके ढीट हो गया है, अभी उसको वायरस जाए कुछ भी जाए कुछ फर्क पड़ता नहीं। इस तरह का समझो, हम एक मजाकिया अंदाज से कुछ बोल सके तो बात अलग है, पर हाँ स्मोकिंग नहीं करना है, अपना शरीर का ख्याल रखना है, मास्क प्रॉपर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अभी भी काफी लोग हैं जो ये फॉलो नहीं करते हैं, इसकी वजह से ये वायरस और फैल रहा है। बिल्कुल सर, अगर वैक्सीन की डोज इंटरचेंज हो जाती है तो क्या इसका कोई इफेक्ट नजर आ सकता है? कई बार ऐसा अगर हो गया कि किसी ने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की ले ली और दूसरी डोज कोविशील्ड की हो गई, तो इस डोज के इंटरचेंज से क्या कुछ हो सकता है? इसके लिए सर मैडम उसमें कुछ बोलना तो सही नहीं रहेगा। वैक्सीन तो वैक्सीन ही होती है और बनती तो एक ही तरीके से है, ठीक है। आप अगर केचप सॉस लेके जाते हो, चाहे मैगी का लो या फिर किसान का लो, सॉस तो सॉस ही है। तो इस तरह से बात है, तो वैक्सीन तो वैक्सीन होती है, पर हाँ लोगों के मन में है कि नहीं मैंने कोविशील्ड ली तो मुझे कोविशील्ड ही चाहिए, और उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। हमने देखा है कि जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन ली है तो इनिशियली क्या होता है, उनको क्या लगता है कि हम सुरक्षित हो गए, पर ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद में शरीर की इम्यूनिटी 1-2 महीने के लिए डिक्रीज होती है, महीने भर के लिए 15। तो उस टाइम क्या होता है, वायरस हावी हो जाता है, लोग नेग्लिजेंस करते हैं। और इस तरह के पेशेंट जो है काफी देखने मिले हैं जिन्होंने वैक्सीन लेने के बाद में लापरवाही करी है और उनको प्रॉब्लम हुई है। तो मेरी लोगों से निवेदन है कि जो वैक्सीन ले रहे हैं उसके बाद वो और ज्यादा सुरक्षित रहे। इनिशियली महीने भर के लिए, जब तक सेकेंड डोज के बाद में भी 1 महीना उनको सुरक्षित रहना है, और उसके बाद में ही वो पूरी तरह अपने आप को सेफ पा सकते हैं। पर वायरस है, वायरस का कुछ भी कहना है या उसका कुछ भी क्या वो नेक्स्ट म्यूटेंट क्या लेके आएगा, अभी 3rd म्यूटेंट चल रहा है, 4th म्यूटेंट कैसा आएगा क्या आएगा कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो हमें तो मेरे ख्याल से साल भर तक और मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं जो महिलाएं, उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, क्या ये बात सही है? बेसिकली आजकल एक नॉर्मल वैक्सीन के लिए जो नॉर्मल इंसान है उसको साइड इफेक्ट हो रहे हैं या उसको कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। इधर तो उधर 1 जान का खतरा है, इधर 2 जान का खतरा हो जा रहा है, ठीक है। हम एक सादा क्रोसिन के अलावा कोई दूसरी दवाई दे नहीं पाते 9 महीने तक एक गर्भवती महिला को कि बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाए। हाँ 3rd, 2nd ट्राइमेस्टर मतलब 4था, 5वां, 6ठा महीना कि कुछ दवाइयाँ चालू हो सकती है, और पहले 3 महीने में तो कोई क्रोसिन के अलावा कोई दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि वो लेडी कितनी भी तकलीफ में हो बहुत लिमिटेड मेडिकेशन रह जाती है, क्योंकि बच्चा बनता है उस टाइम, उसका पूरा शरीर बनता है, तो वो डिफेक्ट नहीं हो जाए, क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं हो जाए, जेनेटिक डिफेक्ट नहीं हो जाए, तो दवाइयाँ से अंदर जाके रिएक्शन नहीं करती। जब सारी दवाई की हम जब परहेज करते हैं तो वैक्सीन तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो डेफिनेटली वैक्सीन नहीं देना है, और फिलहाल ऐसा हमें लगता है, एज ए डॉक्टर मुझे पर्सनली भी लगता है कि उससे आप ज्यादा संयम बरते ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं सर, क्या उनके लिए भी यही एप्लीकेबल है? इनिशियली तो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, जब बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक तो एप्लीकेबल रहना ही चाहिए। कुछ दवाइयाँ है जो बच्चों को 10 साल तक नहीं दी जाती है, ठीक है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हो गया। यहाँ पर अब एहतियात बरतने की काफी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रणब, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए।
रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। वो भी पिछले समय में एक तरफ दूर किया गया है, वो गैप्स को रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, एयरफोर्स के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से, विदेशों के माध्यम से, सपोर्ट सिस्टम्स के माध्यम से, जो इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन होती थी, वहां पर भी उन प्लांट्स को जो है कॉर्पोरेट की मदद से वहां पर भी जो है हमारे लिए जो उपयोगी मेडिकल ऑक्सीजन है वो बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हो रही है। पहले ही पिछले साल ही अक्टूबर में हमने देश में 162 के करीब जो पीएसए के प्लांट्स हैं ऑक्सीजन जनरेशन के, उनके लिए सारी व्यवस्था सारे देश में करने के लिए सब प्रकार की स्वीकृतियां दी थी। कुछ उसमें से तैयार भी हो गए थे। अभी उसके ऊपर भी और 500 से ज्यादा उस प्रकार के प्लांट्स को देश भर में डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड से और ज्यादा स्वीकृति दी है। डीआरडीओ, टाटा सन्स की मदद से जो है दिल्ली के अंदर जो है और सारे देश में इस प्रकार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है,
ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ।